विशेष कार्यक्रम में आज आप सुनेंगे बजट 2026 में किए गए बड़े ऐलान और इससे आर्थिक विकास को मिलने वाली गति पर अर्थशास्त्री एपी तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार हैं शैलेंद्र शर्मा। लोकसभा में 9वीं बार बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आर्थिक विकास, जन केंद्रित विकास और समावेशी अवसर के कर्तव्य भाव के साथ 2047 में ग्लोबल लीडर के विजन को आगे बढ़ाते हुए भारतीय अर्थव्यवस्था को मजबूती, विकास को गति देने की कोशिश की है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहा कि ये सुधारों की यात्रा को मजबूत करता है और विकसित भारत का रोड मैप तैयार करता है। ऐसे में बजट 2026 ने कैसे हर क्षेत्र की उम्मीदों को बढ़ाया है, बदलाव की ठोस बुनियाद रखी है, अलग अलग क्षेत्रों में इस बजट में क्या खास रहा, कौन से क्षेत्र सरकार के फोकस में रहे, इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं अर्थशास्त्री एपी तिवारी। सर, आपका आकाशवाणी पर स्वागत है। सर, बजट में युवा शक्ति को ध्यान में रखते हुए किसानों के लिए भारत विस्तार जैसी योजनाओं का ऐलान किया गया है। गरीब और आम आदमी के साथ मध्यम वर्ग को कैसे इस बजट में साधा गया है? तो इस बजट में अर्थव्यवस्था को मजबूती देने के लिए ही विभिन्न क्षेत्रों में प्रावधान किए गए हैं। जैसे कि किसानों की बात करें तो किसानों की जो गैर खेती से आय है, पशुपालन से उसको जोड़ना और खेती के विविधीकरण पे खास तौर पे जोर दिया गया है। एक ये सोच लगातार चल रही थी कि खेती की आय को बढ़ाने के लिए जरूरी है कि गांव में खेती और गैर खेती की क्रियाओं को जोड़ा जाए। तो मेरा मानना है कि गांव में खेती और गैर खेती की क्रियाओं को जोड़ने की दिशा में ये बजट महत्वपूर्ण है और इसके बड़े दूरगामी परिणाम होंगे। कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि एक और खेती का क्षेत्र है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, जिसको खास तौर पे प्राथमिकता दी गई है इस बजट में। और इसके साथ ही साथ जैसे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग है, तो खेती की उत्पादकता को भी बढ़ाने में, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की उत्पादकता को बढ़ाने में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का महत्वपूर्ण योगदान होगा। साथ ही साथ एक बड़ी बात इसमें है कि जो ओटीओपी का सेक्टर है और जो एमएसएमई सेक्टर है, वहां पर सबसे ज्यादा विकास की संभावनाएं हैं, वहां ज्यादा उत्पादन की संभावनाएं हैं, रोजगार और निर्यात की संभावनाएं हैं। तो कुल मिलाकर ये कहा जा सकता है कि इस बजट में विकास को केंद्र में रखा गया है और इसके लिए वित्त मंत्री ने राजकोषीय सुदृढ़ीकरण पर फोकस किया है। राजकोषीय अनुशासन के साथ विकास को इस तरह बढ़ाने की कोशिश बजट में की गई है जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था वर्ष 2047 तक एक विकसित भारत के रूप में उभर सके। बिल्कुल सर, लेकिन अगर उत्तर प्रदेश की बात करें तो बजट में काफी कुछ उत्तर प्रदेश के लिहाज से भी ऐलान किया गया है। दिल्ली वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी हाई स्पीड कॉरिडोर की बात कर लें या फिर बनारस में जहाज मरम्मत की सुविधा की बात हो, सारनाथ के विकास के भी बड़े ऐलान किए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश में इन घोषणाओं से पर्यटन विकास और आर्थिक क्षेत्र में क्या बदलाव की उम्मीद अब की जा रही है? जी, अगर देखा जाए उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को, तो लगातार उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने की जो कोशिशें हुई, उसी का परिणाम है कि जो तीर्थ स्थल है, विशेष रूप में जो सांस्कृतिक केंद्र हैं, वहां पर पर्यटकों की संख्या देश विदेश से बढ़ी है और उसकी एक आर्थिकी भी है, उससे आमदनी बढ़ती है, रोजगार के अवसर बढ़ते हैं। जहां तक रेल कॉरिडोर की बात है, जो दिल्ली से वाराणसी, वाराणसी सिलीगुड़ी, और साथ ही साथ बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जहाज के रिपेयर के लिए वाराणसी में कारखाना, पटना के अलावा। मेरा मानना है कि जब इस प्रकार की इंफ्रास्ट्रक्चरल सुविधाओं का विकास जो उत्तर प्रदेश में लगातार हो रहा है, वही एक महत्वपूर्ण कारक है कि उत्तर प्रदेश की ग्रोथ की रफ्तार बढ़ी है। साथ ही साथ अब पूंजी निवेशक उत्तर प्रदेश में पूंजी निवेश करने के लिए इच्छुक रहता है, तो ये पूंजी निवेश का एक कह सकते हैं आकर्षक गंतव्य बन चुका है उत्तर प्रदेश। तो ये जो इस केंद्रीय बजट में जो निर्णय लिए गए हैं उत्तर प्रदेश को लेकर, उत्तर प्रदेश के विकास को लेकर, उससे उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी, आर्थिक विकास की दर उत्तर प्रदेश की बढ़ेगी। बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि 16वें वित्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर जो 41% केंद्रीय करों में राज्यों को हिस्सा जाना है, उसमें उत्तर प्रदेश को सबसे ज्यादा अंश प्राप्त होगा। और यही नहीं, केंद्रीय जो परियोजनाएं हैं उनमें
उनमें भी उत्तर प्रदेश को एक बड़ा हिस्सा प्राप्त होता है। तो उत्तर प्रदेश जो कि एक रेवेन्यू सरप्लस लगातार बना हुआ है, ऐसे में राजस्व की स्थिति उत्तर प्रदेश की और मजबूत होगी और उत्तर प्रदेश में इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास के साथ ही साथ सामाजिक जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, शिक्षा, स्वास्थ्य, चिकित्सा इत्यादि, उसके भी विकास में एक महत्वपूर्ण तेजी आएगी। सर, तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था का लक्ष्य है 2047 में विकसित भारत का संकल्प है। ऐसे में कृषि, शिक्षा, ऊर्जा और स्वास्थ्य जैसे बड़े क्षेत्रों से जुड़े जो बजट में ऐलान किए गए हैं, चाहे हम ग्रामीण रोजगार की बात कर लें या फिर 3 नए एम्स की हो, ये क्या विजन दिखाते हैं और भारत की जो ग्लोबल पोजीशनिंग है उसके लिहाज से ये कितने महत्वपूर्ण हैं? इस बजट में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि एक प्रकार से जो हमारी इंडिजिनस इंडस्ट्रियल और मैन्युफैक्चरिंग क्षमता है, उसको विकसित करने की कोशिश की गई है और एकीकृत रूप में ये प्रयास बजट में किया गया है। जैसे अगर देखें मैन्युफैक्चरिंग को लें तो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जहाँ पर इंडिजिनस हमारी जो क्षमता है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश की गई है, तो साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारा एमएसएमई सेक्टर है, जो हमारा ओडीओपी का सेक्टर है, ये ऐसा क्षेत्र है जिसमें श्रम का उपयोग अधिक होता है। साथ ही साथ इसमें महत्वपूर्ण बात यह है कि इस क्षेत्र को विकसित करने के लिए मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे प्रयोग किया जाए। अभी उल्लेख मैं कर रहा था, खेती के क्षेत्र में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग किया जाए जिससे उत्पादकता बढ़े। केवल उत्पादन बढ़ने की बात नहीं है, जब उत्पादकता बढ़ेगी तो हमारी स्पर्धात्मकता बढ़ेगी। तो एक और जितने भी क्षेत्र हैं, मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर है, जो ट्रेड समझौते हो रहे हैं लगातार भारत के अन्य देशों के साथ, यूरोपियन यूनियन के साथ इतना बड़ा एक व्यापार समझौता हुआ है और उससे रक्षा समझौते भी जुड़े हुए हैं। तो पूरे विश्व में भारत को एक आर्थिक ताकत के तौर पर तो ही आगे बढ़ाने की चेष्टा की जा रही है, साथ ही साथ इस बात पर जोर है कि भारत की जो आंतरिक आर्थिक क्षमताएं हैं और सबसे बड़ी सामर्थ्य यहाँ का युवा है, सबसे बड़ी सामर्थ्य यहाँ की मैन पावर है, उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए, तो उसको एक और सुसज्जित किए जाने की कोशिश की जा रही है। और बजट में ऐसा प्रयास किया गया है कि जैसे सेमीकंडक्टर्स हैं, सोलर है, एस्ट्रोफिजिक्स का क्षेत्र है, ये जो इमर्जिंग सेक्टर्स हैं कह सकते हैं, उनमें किस तरह युवाओं को तैयार किया जाए, उनके स्किल डेवलपमेंट पर, रिस्किलिंग पर और अपस्किलिंग पर जोर दिया गया है पूरे बजट में। एक और जहां पर आवश्यकता इस बात की है कि हम अपनी परंपरागत विकास के क्षेत्र हैं, जैसे खादी क्षेत्र है जो अधिक श्रम प्रधान है और जहां पर परंपरागत रूप में भारत को केवल तुलनात्मक व्यापार का लाभ ही प्राप्त नहीं है बल्कि स्पर्धात्मक लाभ प्राप्त है, लेकिन उसकी कार्यकुशलता को बढ़ाते हुए, जैसे उदाहरण के तौर पर जो टोटल फैक्टर प्रोडक्टिविटी थी जो पोस्ट कोविड पीरियड में 1.7 थी, वो बढ़कर 1.9 हो चुकी है। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो कार्यकुशलता बढ़ रही है वो इसी आधार पर बढ़ रही है कि भारत अपनी आंतरिक आर्थिक क्षमता का, आर्थिक संसाधनों का उपयोग स्वदेशी और आत्मनिर्भर भारत को रूपायित करने के लिए कर रहा है। और ऐसा इस बजट में भी प्रयास किया गया है कि भारत अपनी घरेलू क्षमता है उसका विकास करे। भारत अपने व्यापार और आर्थिक संबंधों के दरवाजे को बंद नहीं रखने की चेष्टा कर रहा है। जैसे जो कस्टम्स में फेरबदल किए गए, जो सीमा शुल्क में बदलाव लाए गए हैं, वो इसी दृष्टि को आगे बढ़ाते हुए कि जो ट्रेड समझौते किए गए हैं उनकी दृष्टिगत रखते हुए आवश्यक हो गया था कि सीमा शुल्क की दरों में इस प्रकार का परिवर्तन किया जाए जिससे भारतीय उत्पादों की स्पर्धात्मकता बढ़े, उनकी गुणवत्ता बढ़े। क्योंकि जब गुणवत्ता बढ़ेगी उत्पादों की और स्पर्धात्मकता बढ़ेगी, लागत घटेगी, तो ऐसी स्थिति बनेगी कि एक और ग्रोथ को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी, साथ ही साथ रोजगार बढ़ेगा और निर्यात भी बढ़ेगा। बिल्कुल सर, लेकिन विकसित भारत के लिए बैंकिंग क्षेत्र की समीक्षा करने और इसे भारत के विकास के अगले चरण के साथ संरेखित करने के लिए उच्च स्तरीय बैंकिंग समिति की स्थापना का भी प्रस्ताव रखा गया है। ये इस क्षेत्र के लिए कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, जो बैंकिंग क्षेत्र है विशेष रूप में भारतीय बैंकिंग व्यवस्था है, उसका महत्वपूर्ण पहलू है कि पूरे विश्व में जब कभी वित्तीय संकट आया तो
भारत में वो संकट वैसा नहीं आया, क्योंकि भारत की वित्तीय प्रणाली मजबूत है। विशेष रूप में विगत 10 वर्षों में जो प्रयास किए गए हैं, जो उनके संकेतक भी हैं, जैसे नॉन परफॉर्मिंग एसेट का दायरा घटा है और वित्तीय क्षेत्र का उद्देश्य है वित्त उपलब्ध कराना अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों को। तो उसमें जैसे कृषि क्षेत्र है, उद्योग क्षेत्र है, सेवाएं हैं और जो उभरती हुई कह सकते हैं ब्रांचेस हैं, जैसे एस्ट्रोफिजिक्स की बात हमने की, जैसे बात आ रही है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आ रही है, रोबोटिक टेक्नोलॉजी की बात है। तो इन क्षेत्रों को ओडीओपी है, एमएसएमई है, जैसे अभी उल्लेख किया गया जल परिवहन का क्षेत्र है, ये सब ऐसे क्षेत्र हैं जिनमें स्टार्टअप्स की बड़ी प्रबल संभावनाएं हैं और स्टार्टअप्स अगर मजबूती के साथ विकसित हो रहे हैं भारत में, तो आवश्यकता इस बात की होगी कि किस प्रकार जो क्रेडिट का फ्लो है वो इन क्षेत्रों को सुगमता से उपलब्ध हो। और भारतीय अर्थव्यवस्था में निरंतर वित्तीय स्थिरता बने रहने का ये परिणाम है कि ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस की जब स्थिति पैदा होती है या स्ट्रेटेजिक रिस्क जो है, यही नहीं बल्कि जो टैरिफ का भी रिस्क है वो भी मिटिगेट होता है, वो भी कम होता है इस बात से कि भारत की जो वित्तीय स्थिरता है वो बड़ी मजबूती के साथ खड़ी है। जो उभरती हुई शाखाएं हैं अर्थव्यवस्था की, उभरते हुए क्षेत्र हैं, उनको और अधिक सुगमता से क्रेडिट का फ्लो हो। साथ ही साथ ये बहुत आवश्यक है लोग बचत भी करें, जैसे फिक्स डिपॉजिट्स हैं तो फिक्स डिपॉजिट्स को किस प्रकार आकर्षित बनाया जाए, बैंकिंग सेक्टर में डिपॉजिट्स को फिक्स डिपॉजिट्स की तरफ उनका रुझान बढ़े, इस सब के लिए आवश्यक हो गया था कि इस प्रकार की समिति का गठन किया जाए। मैं समझता हूँ ये समिति जब सिफारिशें देगी तो उससे बैंकिंग क्षेत्र को बहुत मजबूती मिलेगी। बिल्कुल सर, बजट में अगर महिलाओं की बात कर लें, बालिकाओं की बात कर लें, तो बालिकाओं की शिक्षा के लिए हर जिले में गर्ल्स हॉस्टल के साथ ही महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में उद्यमी महिलाओं के लिए सी मार्ट की स्थापना का ऐलान किया गया है। महिलाओं को लेकर बजट में और क्या है जो सीधे उनको लाभान्वित करेगा और अर्थव्यवस्था में उनकी भूमिका को और मजबूत करेगा? सबसे बड़ी बात यह है कि बजट की बारीकी से अगर समीक्षा की जाए तो इससे पता ये चलता है कि इसमें जो एम्पावरमेंट की बात है ये उन लोगों को विशेष रूप में एम्पावर करने पर बल दे रहा है जिनकी आवश्यकता है। बजट भाषण में वित्त मंत्री ने इस बात को फोकस किया है कि जो लखपति सखी योजना है उसको विस्तारित किया जाएगा। जो मुख्य बात है कि उद्यमी बने, सेवाओं में भी जाएं, विभिन्न क्षेत्रों में जो उभरती हुई शाखाएं उनमें जाएं, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है जो शिक्षा और प्रशिक्षण के माध्यम से उनकी अपस्किलिंग की जाए, वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का सेक्टर है उसमें भी जा सकती हैं। साथ ही साथ जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं वो बहुत ताकतवर तरीके से भारतीय अर्थव्यवस्था में योगदान कर रहे हैं वो समूह, तो उनको और स्ट्रीमलाइन करने की जरूरत है। तो मैं सोचता हूँ सब कुछ एकीकृत तौर पर बजट में निर्णय लिया गया है। जैसे यही महत्वपूर्ण है कि अगर बैंकिंग सुविधाएं उनको उपलब्ध करानी है और प्राथमिकता के आधार पर उपलब्ध करानी है, तो जो छात्रावास की सुविधा है वो बालिकाओं की सुरक्षा से भी जुड़ा हुआ है, उनके सुगम जीवन के लिए आवश्यक है। उनकी उत्पादकता इससे बढ़ेगी यदि उनके रहने के लिए समुचित व्यवस्था है तो अच्छी शिक्षा प्राप्त कर पाएंगी, कुशलता का विकास कर पाएंगी और अच्छी तरह से अर्थव्यवस्था के विकास में अपना सक्रिय योगदान दे पाएंगी। बिल्कुल सर, ईज ऑफ लिविंग की आपने बात की, तो ईज ऑफ लिविंग की सोच के साथ नया इनकम टैक्स एक्ट 1 अप्रैल 2026 से लागू होगा और टैक्स रिटर्न फाइलिंग की तारीख को 31 मार्च तक बढ़ा दिया गया है। जिस तरह से फाइलिंग की प्रक्रिया को आसान किया गया है, इसका आप क्या असर देखते हैं? देखिए, बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो फाइलिंग की प्रक्रिया है उसे सुगम बनाया गया है। जो ईज ऑफ लिविंग की बात की जाती है कि किसी प्रकार का करदाता का उत्पीड़न न हो, उस दृष्टि से इस बजट में बड़ी महत्वपूर्ण घोषणा की गई है। चाहे वो विदेशी संपत्ति की घोषणा को लेकर हो, उस पर अनुदंड लगाने की बात हो, छूट लगाने की बात हो या फिर रिटर्न फाइल करने की बात हो, बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि दृष्टिकोण ये है कर की दरें भारत में विगत कुछ वर्षों में लगातार घटाई गई हैं। साथ ही साथ जो कर रियायतें दी जा रही थी उनको भी हटाया गया है, क्योंकि अगर कर दरें कम की जाएं और कर की रियायतों को जारी रखा जाए तो जो नई प्रणाली है उसमें कर की रियायतों को हटाया गया। उसका कारण ये था कि जिससे टैक्स बुओयेंसी बनी रहे। प्रमाण ये बताते हैं कि भारत में इस समय जो टैक्स बुओयेंसी है वो 1.1 की है। इसका अर्थ ये है कि यदि हमारी जीडीपी की ग्रोथ रेट 1% है तो उससे कर राजस्व जो है
1.1% पड़ता है। इसका अभिप्राय है कि पारदर्शिता, जवाबदेही और सुशासन, टैक्स सुशासन एक इम्पोर्टेंट कंपोनेंट था, बहुत महत्वपूर्ण है। इस बजट में टैक्स शासन को स्थापित करने के लिए इस प्रकार की सुगमता लाई गई है। इसका परिणाम ये होगा कि टैक्स पेयर्स और अधिक ईमानदारी से कर का भुगतान करेंगे और सरकार का कर राजस्व तो बढ़ेगा ही, साथ ही साथ कर दाताओं का भी संतोष बढ़ेगा। बिल्कुल सर, बजट 2026 में सरकार ने ये कोशिश की है कि न केवल आर्थिक गतिविधियों को बढ़ावा दिया जाए बल्कि अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ भी किया जाए। उत्तर प्रदेश को लेकर भी बड़े ऐलान हुए हैं। हमसे बात करने के लिए और अपनी महत्वपूर्ण जानकारी साझा करने के लिए सर आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद। विशेष कार्यक्रम में आज आपने सुना बजट 2026 में किए गए बड़े ऐलान और इससे आर्थिक विकास को मिलने वाली गति पर अर्थशास्त्री AP तिवारी से खास बातचीत। वार्ताकार थे शैलेंद्र शर्मा।